हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। पिछली वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को प्रूव किया था और उसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम थेल्स प्रमेय प्रूव करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चों, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, या इसको हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। इस नाम से यह आता है। आपको कथन लिखने के लिए आ जाएगा या सिद्ध और साथ में सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो कई बार कथन पूछ लेते हैं या साथ में सिद्ध पूछ लेते हैं। ये कथन ही दे देते हैं प्रूव करने के लिए, तो उसको प्रूव करना होता है। ये कथन क्या है? कथन है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा हमें प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट है, इसके बारे में इसको हम प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर बोला गया है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यह बोला जा रहा है कि देखिएगा, मान लीजिए यह त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ए बी सी, मान लीजिए हमने इसका नामकरण कर दिया इस त्रिभुज का, तो इसमें क्या हुआ? एक ये क्या हो गई? रेखा हो गई। यह हो गई डी रेखा हो गई। तो यहाँ पर यह रेखा क्या कर रही है? इसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी को क्या कर रही है बच्चों? दो भागों में बांट रही है। मतलब एक ही अनुपात में बांट रही है। ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी करती है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि डी जो है बी सी के समांतर है। मतलब हम यह देखिए, हमें यह दिया गया है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ऐसा दिया गया है। तो हम सिद्ध करेंगे डी अपॉन समांतर बी सी, ये हमें लाना है। कल हम क्या कर रहे थे? थेल्स प्रमेय को प्रूव करा था हमने, जिसमें हमने सीखा था कि यदि ऐसा है डी समांतर बी सी होता है तो हमने ए डी के अपॉन डी बी और ए ई के अपॉन में ई सी पढ़ा था। यह प्रूव किया था। जब ऐसा था तब यह प्रूव करा था। आज हम उल्टा प्रूव करने वाले हैं। हम ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी हमें दिया गया है और हम डी समांतर बी सी यह सिद्ध करने वाले हैं। क्या बात समझ में आया? इसलिए इस प्रमेय का नाम क्या है? थेल्स का विलोम। मतलब थेल्स का उल्टा, मतलब जो स्टेटमेंट दिया था उसी का जस्ट अपोजिट किया गया है। ऐसा है तो ऐसा प्रूव करना है। पहले हमने कल क्या करा था? ऐसा था तो इस तरह से हमने प्रूव करा था। समझ में आया? ठीक है, इसलिए इसको हम थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम कहते हैं। आया समझ में? चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी हम प्रमेय को प्रूव करेंगे तो चार बातें लेके चलते हैं हम। एक, सबसे पहले दिया होता है। ठीक है, जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कोई लिखना पड़ता है।
ठीक है, जो जो बताया जाता है, फिर हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करना होता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है, रचना होती है, और चौथे नंबर पे उत्पत्ति होती है। रचना जब जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं। समझ में आया आपको? चलिए आइए देखते हैं। दिया है तो हम मान लेते हैं दिया है, दिया में हम मान लेते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, जिसमें रेखा कौन है, DE रेखा मान लिया बच्चों। देखो यहां पर ऐसा है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, इतनी बात तो बोल रखी है उसने, है ना। तो यह हमने इसका हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में कोई रेखा लेंगे और उसकी दो भुजाओं को वह क्या करेगी, बांटेगी। तो हमने क्या मान लिया कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, जिसमें रेखा DE हो गई, रेखा DE जो AB को क्या कर रही है, AB को बिंदु D पर और भुजा AC को और AC को भुजा भी लिख सकते हैं हम, भुजा AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु कहाँ पर, E पर, इस तरह बांटती है, क्या कर रही है, बांटती है कि क्या मिल रहा है हमें, इस तरह बांट रही है कि मतलब शेष क्या एक ही अनुपात में बांट रही है, किस अनुपात में, एक ही अनुपात में बांट रही है। तो हम लिख रहे हैं बांटती है कि AD के अपॉन क्या मिलता है बच्चों, DB मिलता है, और AE के अपॉन में EC मिलता है, AE के अपॉन में EC मिलता है। यह हमें दिया गया है, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं हम। क्या बात समझ में आई, यहां तक आपको क्लियर है? अब नंबर 2 हमें सिद्ध करना है। नंबर 2 क्या बच्चों, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है में लिखेंगे, करना है, सिद्ध करना है में लिखेंगे, ठीक है। क्या लाना है बच्चों, D समांतर है किसके, D समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने इसको संकेत के माध्यम से लिख दिया कि D समांतर, दो डंडी खींच दी, ठीक है, और BC लिख दिया। समझ में आया, ये समांतर का निशान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सिद्ध करना हो गया। तो आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। इसमें ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं और ये आती भी हैं प्रूफ के लिए, 4 नंबर में पूछ ली जाती हैं, या फिर इनका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में तो ये है, मतलब जैसे क्वेश्चन वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में तो ये यूज होती ही हैं, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है, जिसको हम फार्मूला भी कह देते हैं। इसलिए इनके स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर में।
लिखा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट इसको स्टेटमेंट को मिटा देता हूं मैं। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या है प्रूफ करने वाले हैं। तो बच्चों प्रूफ करने के लिए ना यहाँ पर ए है बच्चों, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कल्पना करेंगे, एक मतलब इस तरह का इमेजिन करेंगे कि यह जो रेखा खींची गई है यह कैसी है, इसके समांतर नहीं है ऐसा। और बाद में क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे और यह जो बोला गया है इसकी बात को असत्य मानते हैं, हम मानते हैं कि यह सही नहीं है और हम अपने अनुसार कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। और जब बाद में क्या होता है, जब अपना कॉन्सेप्ट लास्ट में हमें दिखेगा कि गलत हो गया और अपने ही कथन को हम क्या कर देंगे, असत्य मान लेंगे और फिर यह कथन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जैसे हम अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करते हैं, ठीक है, हम उसकी कल्पना करके लेके चलते हैं और उसका फिर मतलब उसको करते हैं, बाद में वो जो है हमारी जो कल्पना है वो असत्य हो जाती है और वह जो स्टेटमेंट है जो दिया रहता है वो प्रूफ हो जाता है। इस तरह से हम इसकी रचना करने वाले हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, इस तरह से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। चलिए देखिए, हमने माना कि ये हम प्रमाण में नंबर 3 जो है ना प्रमाण, उसमें करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए प्रमाण, माना, यहां से लिखता हूं, माना रेखा DE भुजा BC के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, ऐसा मान लिया। कोई दूसरी रेखा है, कोई दूसरी रेखा DE कुछ भी मान लो, यहाँ एक रेखा बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमने रेखा बनाया ऐसी, ये सीधी रेखा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको इस तरह से DF, कोई रेखा ये मान लीजिए DF मान लिया है ना। तो हमने मान लिया कोई रेखा, दूसरी रेखा DF है जो भुजा BC के समांतर है, ऐसा मान लिया, ठीक है। मान लिया हमने, क्या माना, रेखा DE भुजा BC के समांतर नहीं है, कोई दूसरी रेखा DF है जो भुजा BC के समांतर। ये जो रेखा बनाई है हमने, ये रेखा हम मान रहे हैं कि यह किसके समांतर है, BC के समांतर है, ये वाली रेखा BC के समांतर है, ऐसा मान लिया बच्चों। तो देखिए, तो क्या होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बच्चों, देखिए यदि कोई रेखा, ये हम मान रहे हैं कि DF जो है BC के समांतर है, तो आप अभी कल आपने प्रूव करा था कि यदि कोई रेखा मतलब समांतर होती है BC के, तो क्या होता है, इसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में आती हैं कि नहीं। यदि हमने DF को इसके समांतर माना है तो इसका मतलब 100% क्या होगा, ये जो भुजाएं हैं वो अनुपात में जाएंगी जिनको वह काट रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, AD के अपॉन में कौन आएगा, AD के अपॉन में DB आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AF के अपॉन में FC चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, आ गई, ठीक है। हाँ क्या हो गया, E देखो D तो है, पहली से है, ये यहाँ पर बोला गया है D समांतर BC, तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने बोला, देखो यहाँ पर बोला गया AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है, ठीक है, और हमें ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यह बात DE जो है उसको समांतर नहीं मान रहे हैं, हम हमारे अनुसार क्या कर रहे हैं, एक नई रेखा बनाई हमने DF, हम मान रहे हैं कि यह रेखा कैसी है, BC के
समांतर है। तो जब हम जैसी रेखा मान रहे हैं उस वह समांतर है, मतलब DF समांतर है किसके, BC के, तो यहां पर क्या होगा, AD के बटे में कौन जाएगा, DB जाएगा, और AF के बटे में कौन जाएगा, FC जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा है तो थेल्स प्रमेय से ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करा, हमने वही किया कि डी को BC के समांतर नहीं माना, तो हम बोल रहे हैं कि DF जो है BC के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगा दी कि तो थेल्स प्रमेय क्या करेगी, AD के अपॉन में DB कर देगी और AF के अपॉन में FC बना देगी। बना दिया, यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। यह हमारे द्वारा बनाया गया है और यह प्रश्न में पहले से दिया था। और इनमें दोनों को यदि हम देखते हैं तो AD अपॉन DB और यहाँ भी AD अपॉन DB मैच कर रहा है ना, तो मैच कर रहा है तो ये दोनों हट जाएंगे, इनकी जगह ये दोनों बराबर में आ जाएंगे। आया समझ में? तो हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 से क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से कि AD अपॉन DB दोनों में दिख रहा है, तो उसको हटा दिया, तो यहां पर क्या जाएगा, AE के बटे में EC आ जाएगा और AF के बटे में FC आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? इतना क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों पक्षों में अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम और सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या कर रहे हैं बच्चों, एक जोड़ रहे हैं। दोनों पक्षों में हम समान परिवर्तन कर सकते हैं, समान संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समान संख्या का जब बराबर होता है तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब वैसे हम योगानुपात नियम लगा रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो अभी योगानुपात नियम मतलब नियम यह होता है कि जैसे जोड़ते हैं ना, वही योगानुपात नियम होता है। अभी बताऊंगा मैं आपको। AE अपॉन EC हो गया, +1 कर रहे हैं, और यहाँ पर AF अपॉन क्या हो रहा है, FC, ये आ गया। क्या बात समझ में आई आपको? यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, EC आ जाएगा, और यहाँ पर AE प्लस EC हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो गया, AF प्लस FC अपॉन FC। अब देखो यहाँ पर हमने अभी क्या करा, दोनों में एक जोड़ा। योगानुपात नियम क्या कहता है, ये जो हर है ना, हर में जो वैल्यू होती वह अंश के साथ में जोड़ के लिख देते हैं। मतलब ये है वाला कॉन्सेप्ट ही योगानुपात नियम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो हम यहाँ पर कैसे प्राप्त करते हैं, दोनों में एक जोड़ के प्राप्त करते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बात कर रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, सीधा सा मतलब मैं आपसे बोलूं कि एक सिंपल सी बात है, ए से ई तक जाते हैं, फिर ई से सी तक जाते हैं, तो टोटल दूरी कितनी तय करते हैं बताइए, AC। मतलब मान लीजिए ए से ई तक गए, फिर प्लस क्या है, ई से सी तक गए। इसका मतलब ए से टोटल दूरी कितनी हो गई, AC हो गया। क्या समझ में आया? तो AE प्लस EC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन क्या लिख सकता हूं, बटे में क्या आ जाएगा, AC बराबर। ऐसे ही यदि A से F तक जाया जाए और फिर F से C तक जाया जाए, तो इसका मतलब टोटल दूरी कितनी तय की आपने, यहाँ भी AC प्रूफ मतलब AC ही दूरी तय की, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, AC अपॉन क्या आ जाएगा, FC। क्लियर? क्या तो आप देख पाएंगे कि यहाँ AC से AC कट गया, काट दिया। अब हम यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर वैल्यू बचा 1 EC बराबर 1 FC। क्लियर? क्या यदि हम तिर्यक गुणा करें तो यहाँ पर आ जाएगा EC बराबर, यह पलट दें इसे, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, FC। इसका मतलब यह हुआ कि A से C तक की लंबाई और F से C तक की लंबाई दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि E व F दोनों एक ही बिंदु हैं, एक ही
एक ही बिंदु हैं। एक ही बिंदु का होने का मतलब है संपाती हैं, एक ही बिंदु हैं, अर्थात कैसे हैं, संपाती हैं। समझ में आया, अर्थात संपाती हैं, मतलब ई और एफ अलग अलग नहीं है, क्योंकि यहां पर ई सी बराबर क्या आ गया, एफ सी आ गया ना। अतः इसलिए यहां पर लिख सकते हैं हमारी कल्पना असत्य है, अतः डी समांतर क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी। यह सिद्ध हो गया, ठीक है, यहां पर सिद्ध हुआ। क्लियर, समझ में आया आपको, इस तरह से हमने ये प्रूफ किया, समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या इस, ठीक है, लिख लीजिए यहां तक।